सर 6 सेम एग्जाम कब तक होगा सर, कुछ पता है क्या सर? 6 सेम का एग्जाम, ये जो अभी जो ऑटोमोबाइल चल रहा है और ये जो डॉट चल रहा है उसमें पूछ रहे हो? नो सर, सेमेस्टर से है, 6 सेमेस्टर। 6 सेमेस्टर का देखो ये अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग का अक्टूबर के पहले वीक में हो जाना चाहिए। अक्टूबर में? ऐसा हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे तो हम लोग को समय आइडिया मिला था, पर अभी कोई टाइम नहीं पता है। तुम लोग गणेश शंकर सर से पूछ सकते हो, एचओडी सर से, वो ज्यादा एग्जैक्ट बता पाएंगे प्रोबेबल डेट। अभी तो तुम लोग का काफी कुछ चीजें बाकी हैं यार, अभी अभी तो तुम लोग का फर्स्ट मिड सेम हुआ है। ये स्टार्ट हुआ था सर, मिड सेम से पहले ही पता चला था हम लोगों की तुम्हारा जाके अगस्त या फिर जुलाई लास्ट ले ओवर हो जाएगा, ऑनलाइन से होगा ये सेमेस्टर, सो बोला गया था, इसलिए पूछे। तो एक बार तुम लोग एचओडी सर से बात किए हो? नो सर, एचओडी सर से बात नहीं हुआ। कभी टाइम मिलेगा तो उनसे फुर्सत से निकाल करके बात करना, तो बताएंगे वो एग्जैक्ट डेट। वो भी सर नहीं बता पाते हैं, उससे अच्छा भास्कर सर से पता चलेगा, एचओडी सर को भी नहीं पता है। हम्म। पर अभी जो क्लास चल रहा है वो तुम लोग को समझ में आता है? जो मैं कभी कभी लेता हूँ यहाँ पर, जो एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम वायग्राम को। आता है कभी कभी सर, कभी कभी नेटवर्क इशू बहुत रहता अच्छा है, अच्छा। अपने प्रॉब्लम बहुत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे अभी आप बोल रहे हैं आधा आवाज आया, आपका आधा। अच्छा अच्छा अच्छा। सर कॉलेज कब खुलेगा? पता नहीं यार, देखो क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि सीएम सर जो है वो जैसा कहेंगे उनके अकॉर्डिंग ही डिक्लेयर किया जाएगा। उनका नोटिस मिलेगा यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी आप अपने कॉलेज को ओपन कीजिए ऑफलाइन के लिए। और अभी तो पूरी कोई गुंजाइश ही नहीं है अभी तो, जिस हिसाब से चल रहा है दौर जो चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आप लोग का जो 7 सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो ऑफलाइन में स्टार्ट होगा। तो ये तुमको दिख रहा है कि स्लाइड है? यस सर, दिख रहा है। चलो ठीक है।
तो कल मैं तुम लोग का बता रहा था कि क्या क्या स्टीयरिंग गियर बॉक्स होते हैं। स्टीयरिंग गियर बॉक्स में मैंने 6 प्रकार के स्टीयरिंग गियर बॉक्स बताया था। इसमें वॉर्म एंड सेक्टर था, स्क्रू और नट था, वॉर्म एंड टैग था, वॉर्म एंड रोलर था, रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स बताया था और रेक एंड पिनियन टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स बताया था। और उसके बाद में एडवांटेज मैंने बताया था कि एडवांटेज क्या है इसके स्टीयरिंग गियर बॉक्स में, जो ये रेक एंड पिनियन जो यूज हो रहा है उसके लिए एडवांटेज क्या है, ये मैंने आप लोगों को कल डिस्कस किया था। तो एक बार और मैं इस एडवांटेज को बता देता हूँ कि रेक एंड पिनियन का एडवांटेज क्या है। जो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो काफी कॉम्पैक्ट होता है। रेक एंड पिनियन का जो है काफी कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन होता है, तो सिंपल और लाइट इन वेट भी होता है वो काफी। तो उसके कारण गियर बॉक्स जो होता है स्मॉल होता है और जो ये रेक इटसेल्फ जो यूज एक्ट होता है वो काफी स्मॉल स्ट्रक्चर होता है उसका, और कंस्ट्रक्शन जो होता है कॉम्पैक्ट होता है और लाइट इन वेट होता है। ये पहले खासियत है इसकी, जो आपका जो रेक एंड पिनियन टाइप का जो है वो ये गियर बॉक्स जो होता है ये काफी स्मॉल रहता है, ये स्ट्रक्चर में रहता है, स्मॉल स्ट्रक्चर में। दूसरा जो एडवांटेज है वो है कि गियर मैशिंग जो होती है वो डायरेक्ट होती है, ताकि स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो होता है वो काफी शार्प स्टीयरिंग रिस्पॉन्स हो। तो उसके कारण गियर मैशिंग जो होती है रेक एंड पिनियन में काफी डायरेक्ट गियर मैशिंग यूज होती है। और इस डायरेक्ट गियर मैशिंग के कारण जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो होता है, स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स होता है काफी शार्प होता है। ये दूसरा एडवांटेज था। तीसरा मैंने बताया कि यहाँ पर लिटिल स्लाइडिंग और रोटेशनल रेजिस्टेंस जो होता है वो लिटिल अमाउंट में होता है और टॉर्क ट्रांसमिशन काफी बेटर होता है यहाँ पर, जो रेक एंड पिनियन में टॉर्क ट्रांसमिशन जो होता है उसके कारण स्टीयरिंग जो होता है काफी लाइट हो जाती है, हैंडल करने में वेरी लाइटली हैंडल हो जाता है अगर आप उसको हैंडल करने बैठो तो ये जो है रेक एंड पिनियन में टॉर्क ट्रांसमिशन काफी बेटर होता है। ये जो हो गया इसका जो टॉर्क ट्रांसमिशन जो है ये काफी बेटर होता है इसमें, तो इसके कारण काफी जो आपकी जो स्टीयरिंग है लाइट होती है। तो चौथा इसमें मैंने एडवांटेज मैंने बताया था, चौथा एडवांटेज क्या है कि स्टीयरिंग गियर असेंबली जो होता है वो कम्प्लीटली सील्ड होता है और इसके कारण हमको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है उसके सील्ड होने के कारण। तो देखा गया है कि वेरियस टाइप ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम यहाँ पर यूज किए जा चुके हैं। रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप यूज किया जा चुका है, रेक एंड पिनियन यूज किया जा चुका है स्टीयरिंग गियर बॉक्स के लिए, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो होता है करंट व्हीकल के लिए वो रेक एंड पिनियन और रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप जो है वो काफी मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है आपका जो गियर बॉक्स है वो रेक एंड पिनियन है, और रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप जो है वो काफी मोस्ट कॉमनली यूज होता है आज के करंट व्हीकल में। तो ये मैंने कल आपको इसका एडवांटेज बताया था। आज जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है स्टीयरिंग लिंकेज के बारे में। स्टीयरिंग लिंकेज जो होता है वो देखो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर है। स्टीयरिंग लिंकेज जो होता है वो कंसिस्ट होता है रॉड और आर्म से, जो कि ट्रांसमिट करता है स्टीयरिंग गियर के मूवमेंट। यहाँ देखो स्टीयरिंग गियर होता है, ये स्टीयरिंग गियर के मूवमेंट को ट्रांसमिट करता है फ्रंट व्हील की तरफ। जो मोशन जो होता है देखो यहाँ पर जैसे हम स्टीयरिंग गियर यहाँ पर पिनियन लगा रहता है और यहाँ पर रेक लगा रहता है, जैसे जैसे पिनियन टर्न करता है वैसे वैसे आपका जो व्हीकल का जो व्हील होता है उसको भी टर्न करने में एबिलिटी हो जाती है, वो भी टर्न करने में एबल हो जाता है। जैसे जैसे रेक एंड पिनियन में यहाँ पर मोशन होता है वैसे वैसे आपका व्हील भी टर्न हो जाता है। एक क्रूशियल थिंग यहाँ पर एक चीज ये है कि ये जो आपका जो मूवमेंट होता है, जो कि ट्रांसमिशन जो होता है यहाँ पर मूवमेंट का, वो एक्यूरेटली फ्रंट व्हील के लिए सभी समय पर एक्यूरेटली होता है, लेकिन जब आपका अप एंड डाउन मूवमेंट होता है कार का, उस सिचुएशन में ये जो होता है ये क्रूशियल चीज है कि कार जब अप एंड डाउन मूवमेंट होता है तो उस समय एक्यूरेटली जो आपका जो स्टीयरिंग हैंडल है वो एक्यूरेटली नहीं हो पाता है। ये एक थोड़ा सा क्रूशियल इसकी थिंग्स है, ये इसकी थोड़ी सी लिटिल बिट प्रॉब्लम है। तो जब अगर दचके होते हैं, मान लो अगर बहुत उबड़ खाबड़ दचके अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, खूब सारे गड्ढे, मतलब गड्ढे हैं फिर रोड है, फिर गड्ढे हैं फिर रोड है, फिर गड्ढे हैं फिर रोड है, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है रोड में तो उस सिचुएशन में ये जो आपका जो एक्यूरेटली स्टीयरिंग हैंडल जो होता है वो आपका एक्यूरेटली वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये जो होता है। लेकिन अगर आप जब स्मूथ रोड में अगर ट्रेवल होती है कार जो होती है, बाकी सभी समय पर जब आपका जो ट्रेवल करता है जब कार व्हीकल जो होता है, तो उस सिचुएशन में मूवमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन जो होता है वो काफी एक्यूरेटली होता है। पर उस सिचुएशन में एक्यूरेट नहीं हो पाता जब अगर दचके आ रहे हैं, गड्ढे आ रहे हैं और रोड व्हीकल ट्रेवल कर रहे हैं, फिर दचके आ रहे हैं, फिर गड्ढे आ रहे हैं, फिर ट्रेवल कर रहे हैं, फिर दचके आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, और आपको टर्न भी लेना है उस सिचुएशन में व्हीकल को, तो उस सिचुएशन में जो स्टीयरिंग लिंकेज का प्रॉब्लम आ जाता है। एक्यूरेटली रिस्पॉन्स ना हो करके
उस सिचुएशन में हमेशा रिस्पॉन्स एक्यूरेटली होता है जब वो मूवमेंट जो होता है आपका जो है वो प्लेन मोशन में होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ द स्टीयरिंग लिंकेज और जॉइंट कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ द स्टीयरिंग लिंकेज होता है। पहला जो स्टीयरिंग लिंकेज का पहला टाइप है वो है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के लिए स्टीयरिंग लिंकेज होता है एक, और दूसरा जो होता है रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम के लिए स्टीयरिंग लिंकेज होता है दूसरा। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के लिए यहाँ पर देखो ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के लिए बताना था वो स्टीयरिंग लिंकेज के लिए क्या है। ये जो स्टीयरिंग लिंकेज होता है इसके पास पेयर ऑफ टाई रॉड होते हैं। देखो ये देखो यहाँ पर टाई रॉड इधर है और टाई रॉड इधर भी है, तो पेयर ऑफ टाई रॉड होते हैं। ये जो टाई रॉड होता है वो कनेक्टेड होता है रिले रॉड से। देखो ये जो रिले रॉड है इससे ये कनेक्टेड है पेयर ऑफ टाई रॉड, ये टाई रॉड जो है कनेक्टेड है रिले रॉड से। तो इस जो स्टीयरिंग लिंकेज फॉर द इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है उसके लिए आपका जो पेयर ऑफ द टाई रॉड होता है वो कनेक्टेड होता है रिले रॉड के द्वारा। और एक ट्यूब यहाँ पर फिटेड होता है बिटवीन द टाई रॉड और टाई रॉड एंड के बीच में। देखो ये टाई रॉड ये है और टाई रॉड एंड, देखो ये टाई रॉड ये है और टाई रॉड एंड ये है, तो इसमें एक ट्यूब फिटेड होता है तो जो कि एडजस्ट करता है रॉड लेंथ को, जो रॉड का जो लेंथ है उसको एडजस्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ये आपका ये जो हो गया स्टीयरिंग लिंकेज फॉर द इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के लिए स्टीयरिंग लिंकेज। यहाँ पर दूसरा जो है स्टीयरिंग लिंकेज फॉर द रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम के लिए दूसरा टाइप है। पहला जो टाइप था इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के लिए था, और जो दूसरा जो टाइप है वो रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम के लिए है। इस टाइप में क्या होता है कि स्टीयरिंग लिंकेज कंसिस्ट होता है पिटमैन आर्म से, देखो पिटमैन आर्म से कंसिस्ट होता है। दूसरा यहाँ पर देखो ड्रैग लिंक भी दिखाई दे रहा है और नकल आर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नकल आर्म से भी कंसिस्ट होता है। ये जो टाई रॉड भी होता है यहाँ पर, देखो ये टाई रॉड होता है जो रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है। और ये जो लिंक है वो उसके पास एक ट्यूब भी होता है जो कि एडजस्ट करता है टाई रॉड लेंथ को, टाई रॉड लेंथ को एडजस्ट करने के लिए ट्यूब भी होता है। तो ये जो है ये लिंकेज फॉर द रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम के लिए लिंकेज है। तो दो प्रकार के स्टीयरिंग लिंकेज होते हैं, पहला जो होता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, दूसरा जो होता है रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम। यहाँ पर कुछ टर्म है जैसे कि पिटमैन आर्म हो गया और स्टीयरिंग रिले रॉड हो गया, और साथ में आपका जो ये आइडलर आर्म हो गया। यहाँ पर कुछ टर्म है। पिटमैन आर्म होता क्या है, देखो पिटमैन आर्म को काफी अच्छे से समझ सकोगे। देखा अगर ये पहला डायग्राम देखते हुए, देखो यहाँ पर पिटमैन आर्म यहाँ पर कनेक्टेड है। ये जो पिटमैन आर्म है वो कनेक्टेड होता है स्टीयरिंग गियर सेक्टर और स्टीयरिंग लिंकेज के बीच में। देखो ये स्टीयरिंग गियर सेक्टर और स्टीयरिंग लिंकेज के बीच में ये जो स्टीयरिंग गियर सेक्टर है और ये जो स्टीयरिंग लिंकेज है उसके बीच में ये पिटमैन आर्म कनेक्टेड होता है। ये जो स्टीयरिंग गियर सेक्टर शाफ्ट जो होता है वो टेपर्ड स्प्लाइन जॉइंट के साथ में, यहाँ टेपर्ड स्प्लाइन जॉइंट कनेक्टेड है देखो यहाँ पर। और जो स्टीयरिंग लिंकेज जो है वो वहाँ पर, ये जो स्टीयरिंग लिंकेज यहाँ पर बॉल जॉइंट रहता है, जो आपका स्टीयरिंग लिंकेज यहाँ पर बॉल जॉइंट होता है। और ये मूव कर सकता है आर्क में, ये जो आपका जो आर्क है उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये रिले रॉड जो है ये जहाँ पर लगा हुआ है इसको ये पुश और पुल करने के लिए काफी हेल्प करता है। तो ये आपका पिटमैन आर्म होता है यहाँ पर एक। दूसरा जो है रिले रॉड को भी आप यहाँ पर काफी अच्छे से समझ सकते हो। ये अटैच होता है एक एंड, जो पिटमैन आर्म है उसके एक एंड पर ये रिले रॉड अटैच होता है। पिटमैन आर्म के एक एंड, देखो ये दूसरा एक एंड ये है तो उसमें एक एंड पे ये पिटमैन आर्म रिले रॉड जो कनेक्टेड होता है। और ये जो कनेक्टेड होता है बाई बॉल और सॉकेट जॉइंट के द्वारा कनेक्टेड रहता है, बॉल और सॉकेट जॉइंट जो रहता है उससे ये कनेक्टेड रहता है। आइडलर आर्म सपोर्ट करता है दूसरे अपोजिट एंड को। देखो यहाँ पर एक आइडलर आर्म है रिले रॉड के, जो इस सेकंड एंड पर एक आइडलर आर्म है जो कि अपोजिट एंड को सपोर्ट करता है। और ये जो है ये जो यहाँ पर जो ये रहता है ये आगे पीछे मूव करने में काफी एबल होता है, ये काफी एबिलिटी होती है इसके आगे मूव करने की। यहाँ पर देखो एक आइडलर आर्म दिखाई दे रहा है, देखो ये आइडलर आर्म यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है आइडलर आर्म। ये माउंटेड होता है फ्रेम पर, ये जो फ्रेम है इसमें ये माउंटेड रहता है, इस फ्रेम पर ये स्ट्रक्चर जो है माउंटेड रहता है। और इस प्रकार से ये माउंटेड रहता है कि पिटमैन आर्म के साथ में पैरेलल मोशन कर रहे हैं। जैसे मान लो ये अगर ये पिटमैन आर्म लेफ्ट में मूव करता है तो उसके साथ ये पैरेलल मोशन करता है, आइडलर आर्म में भी लेफ्ट में मूव करता है। तो ये जो इधर का जो व्हील है वो इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। जब ये पिटमैन आर्म राइट डायरेक्शन मूव करता है और आइडलर आर्म भी पैरेलल मोशन करता है, उस सिचुएशन में पैरेलल टर्न लेता है। और उस चक्कर में अगर मान लो अगर राइट डायरेक्शन में मूव होना तो इधर का भी व्हील जो है उस डायरेक्शन में मूव हो जाता है। तो ये जो आइडलर आर्म है और ये जो पिटमैन आर्म है इन दोनों का पैरेलल मोशन करने का एबिलिटी होता
अदर एंड ऑफ द आर्म जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं रिले रॉड से कनेक्टेड होता है, जो यहाँ पर जो रिले रॉड है अदर एंड से कनेक्टेड होता है, और बाई बॉल स्टड्स के द्वारा जो है ये फिक्स रहता है। टाई रॉड एंड के बारे में आते हैं हम। यहाँ पर देखो ये एक किनारे पर यहाँ पर हमको टाई रॉड एंड दिखाई दे रहा है। ये बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है थ्रेडेड स्टेम्स के बीच में। थ्रेडेड स्टेम्स के बीच में टाई रॉड एंड जो है प्रोवाइड किया जाता है, और ये थ्रेडेड स्टेम्स जो होते हैं वो फिट होते हैं रॉड एडजस्टिंग स्लीव्स में। रॉड एडजस्टिंग स्लीव जो दिख रहा है, ये एडजस्टिंग स्लीव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो है ये जो आपका जो टाई रॉड एंड जो है वो यहाँ पर जो है ये रॉड एडजस्टिंग स्लीव्स में ये यहाँ पर ये फिट होता है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर आपका स्टीयरिंग लिंकेज फॉर द इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, और स्टीयरिंग लिंकेज फॉर द रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम के लिए था ये। तो ये इसे समझ में आएगा। जो मैं कल आपको यहाँ पर बोल रहा था कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो यूज हो रहा है, तो ये जो आपका जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है वो यहाँ पर देखो ये जो ये देखो ये रेक एंड पिनियन का स्ट्रक्चर बता रहा है। ये यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील जो है ऊपर यहाँ पर कनेक्टेड रहती है शाफ्ट के थ्रू, जो यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस पर यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील होता है, और यहाँ पर देखो ये रेक और पिनियन स्ट्रक्चर है। तो ये रेक एंड पिनियन स्ट्रक्चर काफी करंटली यूज किया जाता है आज की डेट में, और रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर जो है आज की डेट में करंटली मोर यूज हो जाता है एज कंपेयर टू अदर ओल्ड व्हीकल के कंपैरिजन में। तो आप जो देखोगे आज के डेट में जो है वो रेक एंड पिनियन काफी स्मूथली मैन्यूवरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इस कारण रेक एंड पिनियन जो है वो आज की डेट में ज्यादा यूज होता है। आते हैं पावर स्टीयरिंग पर। पावर स्टीयरिंग क्या है, ये जो देखो ये पावर स्टीयरिंग, तो पावर स्टीयरिंग का ये एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। ये जो आपका दिख रहा है ये रेक एंड पिनियन पावर स्टीयरिंग जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो पावर स्टीयरिंग है देखो यहाँ पर एक ऊपर में ये व्हील स्टीयरिंग व्हील है, और ये जो कंट्रोल वॉल शाफ्ट यहाँ पर रखा रहता है, और ये यहाँ पर देखो ये रिजर्वायर है। यहाँ पर एक तरफ रिजर्वायर की तरफ जो आपका जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम को शो कर रहा है ये। तो यहाँ से फ्लूइड जो है एक तरफ रिजर्वायर की तरफ और एक तरफ से वेन पंप की तरफ आ रहा है इधर, और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है यहाँ देखो स्ट्रक्चर में, और ये रेक एंड पिनियन का पावर स्टीयरिंग शो कर रहा है, और साथ ही ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का पूरा डायग्राम है। ये यहाँ पर सील रिंग है, यहाँ पर देखो ये पिस्टन है और यहाँ पर सील रिंग है। तो ये रेक एंड पिनियन टाइप का हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम को शो कर रहा है। तो सबसे पहले पावर स्टीयरिंग के बारे में जानते हैं। पावर स्टीयरिंग कहते हैं, पावर स्टीयरिंग को हम पावर असिस्टेड स्टीयरिंग भी कहते हैं। पावर असिस्टेड स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग जो है दोनों काफी दोनों के नाम से जाना जाता है। तो पावर स्टीयरिंग सिस्टम, पावर असिस्टेड स्टीयरिंग का पर्पस होता है कि व्हील स्टीयरिंग के समय में जब व्हील का जो स्टीयरिंग करना हो, जब व्हील को जब स्टीयर करना हो, तो उस सिचुएशन के समय में ड्राइवर के एफर्ट को रिड्यूस कर सके। पावर स्टीयरिंग का ये रोल प्ले होता है कि वो ड्राइवर के एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है जब हम व्हील को स्टीयर कर रहे हो। और ड्राइविंग कंफर्ट को इंप्रूव करने के लिए जितने भी आधुनिक ऑटोमोबाइल यूज होते हैं उनमें वाइड लो प्रेशर टायर यूज होता है। आधुनिक जमाने में जितने भी जो आपके ऑटोमोबाइल हैं उनमें वाइड लो प्रेशर टायर यूज किया जाता है। इससे टायर टू रोड कॉन्टेक्ट एरिया जो होता है वो इंक्रीज होता है। इससे जो होता है कि वाइड लो प्रेशर टायर जो यूज होते हैं उससे टायर टू रोड कॉन्टेक्ट एरिया जो होता है वो इंक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट ज्यादा स्टीयरिंग एफर्ट की जरूरत पड़ जाती है। अगर जो टायर टू रोड कॉन्टेक्ट एरिया अगर ज्यादा हो तो ज्यादा स्टीयरिंग एफर्ट आपको जो है एप्लीकेबल करना पड़ जाएगा, इससे ज्यादा स्टीयरिंग एफर्ट आपको रिक्वायर होगी। स्टीयरिंग एफर्ट को डिक्रीज किया जा सकता है यहाँ पर अगर हम स्टीयरिंग गियर के गियर रेशियो को भी इंक्रीज कर देते हैं। अगर मान लो स्टीयरिंग गियर के गियर रेशियो को हम इंक्रीज कर दिए तो स्टीयरिंग एफर्ट को हम यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या, इससे स्टीयरिंग व्हील में जो होगा इंक्रीज कर, इससे जो स्टीयरिंग व्हील में लार्जर रोटरी मोशन होगा, और स्टीयरिंग व्हील में लार्जर रोटरी मोशन होगा तो जब स्टीयरिंग व्हील को टर्निंग अगर हम टर्न करते हैं तो उस सिचुएशन में हमको शार्प टर्निंग जो होती है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। अगर जो स्टीयरिंग गियर रेशियो को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उससे आपका जो लार्ज स्टीयरिंग व्हील में लार्जर रोटरी मोशन होगा, और जब व्हीकल को हम टर्निंग में टर्न करेंगे तो इससे शार्प टर्न जो होगा वो इम्पॉसिबल हो जाएगा।
तो पावर स्टीयरिंग सिस्टम के पास हाइड्रोलिक बूस्टर होता है। यहाँ पर जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम है उसके पास हाइड्रोलिक बूस्टर होता है, और स्टीयरिंग एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर जो होता है हाइड्रोलिक बूस्टर होता है। यहाँ स्टीयरिंग एफर्ट जो लगता है वो 20 न्यूटन से लेकर के 39 न्यूटन तक के बीच का जो न्यूटन का जो स्टीयरिंग एफर्ट अप्लाई होता है। पावर स्टीयरिंग डिजाइन होता है स्टीयरिंग एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए जब व्हीकल को लो स्पीड में मूव करता है। जब व्हीकल जब लो स्पीड में मूव करता है तो स्टीयरिंग एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए जो ये तो पावर स्टीयरिंग डिजाइन होता है स्टीयरिंग एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन होता है, और एप्रोप्रिएट लेवल को भी एडजस्ट करता है जब कार मीडियम स्पीड से लेकर के हाई स्पीड में मूव करता है। जब आपका कार जो है मीडियम स्पीड से लेकर के हाई स्पीड में मूव करता है तो एक एप्रोप्रिएट लेवल को भी एडजस्ट करता है जो पावर स्टीयरिंग जो होता है, यहाँ जो आपका जो पावर सिस्टम होता है। यहाँ पर देखो एडवांटेज है पावर स्टीयरिंग के, यहाँ पर कुछ एडवांटेज है यहाँ पर पावर स्टीयरिंग के। यहाँ पर देखो पावर स्टीयरिंग पावर असिस्टेंस अरेंजमेंट के पास फॉलोइंग एडवांटेज होते हैं। पहला देखो कि ड्राइवर एफर्ट जो होता है सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड होता है व्हाइल ही कैन इजीली गेट द फील ऑफ रोड। मतलब क्या है कि जब आपका जो ड्राइवर एफर्ट सब्सटेंशियली रिड्यूस करता है, जब ड्राइवर को इजीली फील ऑफ रोड चाहिए होता है, तो जैसे कि इजीली फील यानी कि आपका जब आप एकदम फ्री होकर के फील कर रहे हैं टायर व्हीकल को चला रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और या फिर चला रहे हैं, तो जो एफर्ट होता है ड्राइवर का जो एफर्ट होता है सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाता है। वो काफी जब ड्राइवर को इजीली फील ऑफ द रोड चाहिए रहता है तो काफी सब्सटेंशियली रिड्यूस कर देता है ड्राइवर के एफर्ट। ये पहला आपका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि कभी अगर हाइड्रोलिक पावर सिस्टम अगर फेल हो भी जाता है तो व्हीकल जो है व्हीकल को मैनुअल स्टीयरिंग के हेल्प से इजीली मैन्यूवर्ड किया जा सकता है। व्हीकल को मैनुअली स्टीयरिंग के द्वारा भी इजीली मैन्यूवर्ड किया जा सकता है, ईज टू ऑपरेट किया जा सकता है अगर आपका हाइड्रोलिक पावर सिस्टम फेल हो भी जाता है। तो ये एक एडवांटेज है, मैनुअली इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है। तो ये दो एडवांटेज है इसके पावर स्टीयरिंग के। आते हैं हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के लिए। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है? पावर स्टीयरिंग, ये जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है एक प्रकार का हाइड्रोलिक इसमें डिवाइस होता है जो स्टीयरिंग एफर्ट को रिड्यूस करता है। इंजन स्टीयरिंग एफर्ट को रिड्यूस करता है और यहाँ इंजन पावर को यूटिलाइज, इंजन के पावर को यूटिलाइजिंग करते हुए ये जो होता है यहाँ स्टीयरिंग एफर्ट को रिड्यूस करते हैं इंजन के पावर को यूटिलाइज करते हुए। साथ ही साथ इंजन यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है पंप को ड्राइव करने के लिए ताकि जो फ्लूइड प्रेशर डेवलप हो सके। यहाँ पर जो है ये जो आपको देखो ये पावर स्टीयरिंग सिस्टम का दो प्रकार का पोजीशन है। तो यहाँ पर इंजन यूटिलाइज किया जाता है पंप को ड्राइव करने के लिए ताकि फ्लूइड प्रेशर को डेवलप किया जा सके। विद इन द पावर सिलेंडर पिस्टन पर प्रेशर एक्ट होता है जिससे पिस्टन ब्रेक एफर्ट जो होता है वो असिस्ट करता है और अमाउंट ऑफ दीज असिस्टेंस पावर पिस्टन पर प्रेशर एक्ट करता है। देयरफॉर अगर मोर स्टीयरिंग फोर्स की अगर हमको जरूरत पड़ती है तो प्रेशर भी रेज हो जाता है और फ्लूइड प्रेशर पर वेरिएशन कंट्रोल वाल्व के द्वारा एकम्प्लिश होता है। जो फ्लूइड प्रेशर पर वेरिएशन कंट्रोल वाल्व के द्वारा जो होता है उसके द्वारा ये सारा प्रोसेस एकम्प्लिश होता है जो कि स्टीयरिंग मेन शाफ्ट से लिंक्ड होता है। जो आपका जो स्टीयरिंग मेन शाफ्ट से जो है ये पूरा जो ये लिंक्ड रहता है। यहाँ पर दो प्रकार के पोजीशन है, ये इसका जो था ये सिद्धांत था, ये जो है ये पूरा जो है इसमें दो प्रकार के पोजीशन होते हैं जो आपका जो हाइड्रोलिक पावर सिस्टम है इसमें पावर स्टीयरिंग असिस्टेड स्टीयरिंग है जो है इसमें देखो एक न्यूट्रल स्टीयरिंग सिस्टम है और दूसरा जो है एक टर्निंग स्टीयरिंग सिस्टम है। तो ये देखो यहाँ पर एक कंट्रोल वाल्व है और ये पंप है और यहाँ पर पावर पिस्टन है और ये पावर सिलेंडर है। पावर सिलेंडर के अंदर में ये पावर पिस्टन है। यही सेम चीज यहाँ पर टर्निंग के टाइम पर भी दिखाई देगी, लेकिन देखो यहाँ पर कंट्रोल वाल्व यहाँ देखो ये थोड़ा सा टर्न किया हुआ है और पंप यहाँ पर है और ये पंप से यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और ये इधर से यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और जब ये पिस्टन यहाँ से रोल तो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ शो कर रहा है। तो न्यूट्रल पोजिशन में देखते हैं होता क्या है। इस पोजीशन में फ्लूइड को पंप से कंट्रोल वाल्व में भेजा जाता है। देखो न्यूट्रल पोजीशन ये है, ये फ्लूइड को पंप से कंट्रोल वाल्व की तरफ से होते हुए पोजीशन में भेजा जाता है। तो जब फ्लूइड कंट्रोल वाल्व से होते हुए रिलीफ पोर्ट में और पंप में आता है, देखो यहाँ से फ्लूइड जो है कंट्रोल वाल्व से होते हुए रिलीफ पोर्ट में और पंप में आता है।
कुछ जो फ्लूइड है वो यहाँ से पंप की तरफ जा रहा है और कुछ जो है वो यहाँ से ये जो रिलीफ बोर्ड की तरफ होते हुए इधर जा रहा है। इस समय पर जब ये पूरा जो फ्लूइड ट्रेवल करते हुए पहुंचता है तो इस सिचुएशन पर हार्डली एनी प्रेशर क्रिएट होता है, हार्डली यानी कि बहुत ही जो हार्डली प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे प्रेशर जो है सिलेंडर के पिस्टन पे दोनों साइड इक्वल साइड में शिफ्ट हो जाता है। जो आपका प्रेशर जब ये बहुत ही कम जो प्रेशर क्रिएट होने का नहीं, जो आपका जो फ्लूइड जो है वो दोनों में इक्वल यहाँ पर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये न्यूट्रल पोजीशन के टाइम का पोजीशन है, साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे पिस्टन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। देखो जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ये पिस्टन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता, और जब ये पिस्टन दोनों में डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, बैलेंस में आ जाता है, तो इससे हमको न्यूट्रल पोजीशन मिल जाती है। तो ये देखो ये पंप है, ये पंप से यहाँ से ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होता है कंट्रोल वाल्व से होते हुए, और ये कंट्रोल वाल्व से होते हुए इक्वली रिलीफ पोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पर देखो ये प्रेशर जो है यहाँ पर क्रिएट नहीं होता, इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाती है, और इसके कारण ये देखो जो आपका ये जो पिस्टन है वो इक्वलाइज कंडीशन में आता है, और इसके कारण ये जो है तो जो आपका जो सर्कुलेटिंग टाइम पर जो न्यूट्रल कंडीशन है हमको यहाँ पर अचीव हो जाती है, जो बैलेंस हो जाता है इसमें, तो हमको न्यूट्रल कंडीशन हमको मिल जाती है। यहाँ पर दूसरा कंडीशन है जब टर्निंग कंडीशन हो, तो जब स्टीयरिंग मेन शाफ्ट को किसी दिशा में टर्न किया जाता है, किसी डायरेक्शन में टर्न किया जाता है, स्टीयरिंग मेन शाफ्ट को जब किसी डायरेक्शन में पावर स्टीयरिंग को जब हम टर्न करते हैं, तो ये जो कंट्रोल वाल्व है, ये देखो यहाँ पर देखो ये कंट्रोल वाल्व है, ये कंट्रोल वाल्व भी मूव करने लग जाता है, और एक फ्लूइड पैसेज को ये एक तरफ के फ्लूइड पैसेज को ये क्लोज कर देता है, जबकि दूसरा जो पैसेज है वो ओपन होता है। और जब फ्लूइड फ्लो वॉल्यूम जो ये इस प्रकार से फ्लूइड फ्लो वॉल्यूम जो होता है उससे यहाँ पर चेंजेस आते हैं, और इस प्रकार से प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पर एक प्रकार का। साथ ही साथ जब पिस्टन के दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस जब दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो पिस्टन लो प्रेशर की तरफ जो है पिस्टन मूव करता है, और फिर जो ये फ्लूइड सिलेंडर के अंदर कंट्रोल वाल्व के द्वारा फोर्स जो होता है, ये जो फ्लूइड जो होता है बैक टू द पंप की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से एक तरफ का जो पिस्टन जो है वो एक तरफ मूव करता है, और जिस तरफ प्रेशर काफी कम होता है उस तरीके से इस तरफ जाता है, और जो फ्लूइड है उस तरीके से इसको ढकेलते हुए इधर ले आता है। और जब टर्न करते हैं तो टर्निंग में यहाँ पर से एक प्रेशर क्रिएट होता है, और उसके एफर्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर जो है टर्निंग में हेल्प मिलती है, कंट्रोल वाल्व भी शिफ्ट हो जाता है, और इस तरह से हमको यहाँ सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट मिलते साथ ही हम यहाँ पर टर्निंग में स्टीयरिंग व्हील को टर्न कर देते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है आपका जो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है। जब ये आप न्यूट्रल पोजीशन में आपको हैंडल करते हो तो ये बैलेंस कंडीशन में आ जाता है, और जब आप ये टर्निंग कंडीशन में यूज करते हो तो ये जो फ्लूइड फ्लो है प्रेशर पैसेज के थ्रू जो यहाँ पर जो ट्रेवल करते पहुंचता है, तो यहाँ पर ये पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करता है, और उसके कारण स्टीयरिंग में हेल्प मिलती है, और स्टीयरिंग में आपका जो है यहाँ पर टर्निंग हो जाता है। तो ये हाइड्रोलिक पावर सिस्टम का दो प्रकार का टर्निंग सिचुएशन, दो प्रकार का स्टीयरिंग हैंडल सिस्टम था, जब न्यूट्रल कंडीशन हो, जब टर्निंग कंडीशन हो। तो कंपोनेंट में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखो कंपोनेंट है ये पावर स्टीयरिंग सिस्टम जो है यहाँ पर इंक्लूड करता है यहाँ पर ये कंट्रोल वाल्व असेंबली को, और पावर सिस्टम को, पावर सिलेंडर को इंक्लूड करता है। कंट्रोल वाल्व सिस्टम और पावर सिलेंडर को इंक्लूड करता है। कंट्रोल वाल्व असेंबली है यहाँ पर, और कंट्रोल वाल्व असेंबली और पावर सिलेंडर को इंक्लूड करता है। साथ ही साथ सिस्टम में फ्लूइड रिजर्वायर, देखो यहाँ पर फ्लूइड रिजर्वायर टैंक है, साथ ही साथ यहाँ इस सिस्टम में फ्लूइड रिजर्वायर टैंक है। इसमें एक हाइड्रोलिक पंप भी है यहाँ पर, देखो ये जो आपका जो ये वेन पंप दिखाई दे रहा है, हाइड्रोलिक पंप भी यूज होता है यहाँ पर। और यहाँ कंट्रोल होता है, हाइड्रोलिक पंप यूज किया जाता है। कंट्रोल होज देखो यहाँ पर एक कंट्रोल गियर होजिंग जो है, इसके यहाँ पर गियर होजिंग के थ्रू यहाँ पर होजिंग भी यूज होती है यहाँ पर। इसमें रिजर्वायर पंप से अटैच होता है, देखो रिजर्वायर पंप, ये जो पंप है यहाँ पर वेन पंप दिखाई दे रहा है, उससे ये रिजर्वायर जो है ये उससे अटैच होता है। या सेपरेट, या कुछ जो व्हीकल है उसमें सेपरेटली माउंटेड भी होता है, ये सेपरेटली अलग से माउंटेड होता है। ये जो फिल्टर रिजर्वायर है, फिल्टर जो होता है यहाँ पर रिजर्वायर में लोकेटेड होता है, और होज होता है यहाँ पर। जो होज का जो काम है, जो गियर होजिंग जो है ये,
उसका काम है कि जो फिल्टर का जो काम है, यहाँ पर जो फिल्टर जो है यहाँ पर लगा रहता है, वो इसका काम होता है कि डर्ट पार्टिकल जो होते हैं फ्लूइड में, उसको डर्ट पार्टिकल को फ्लूइड को वो फिल्टर कर दे, और जो फ्लूइड में जो काफी मेन फ्लूइड फ्लो हो, और पार्टिकल और जो डर्ट होते हैं उसको वो रिमूव कर दे। तो ये उसका काम होता है। पार्टिकल जो होते हैं वो यहाँ पर उसका जो काम होता है। दूसरा यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ पावर स्टीयरिंग में यहाँ पर फ्लूइड कूलर भी यूज होता है। फ्लूइड कूलर जो है यहाँ पर जो कूलर फ्लूइड को जो है ये उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये पूरा कंपोनेंट है पावर हाइड्रोलिक कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम का पूरा ये कंपोनेंट है। तो यहाँ तक ये सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताना है, मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ। इस्माइल अंसारी, सुनील कुमार, अजीत कुमार, अजीत कुमार, यस सर। लेट कैसे? अजीत कुमार कौन है यहाँ पर? तो एक चीज मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, ये आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि पावर स्टीयरिंग का प्रिंसिपल क्या है, और पावर स्टीयरिंग को पावर स्टीयरिंग में हाइड्रोलिक पावर सिस्टम जो यूज करते हैं उसमें उसके जो दो पोजीशन वो कैसे आपका हैंडल करते हैं, कैसे वो एक्ट करता है, वो मैंने आपको डिस्कस किया था। स्टीयरिंग लिंकेज सिस्टम के बारे में मैंने बताया आपको। मैं आपको एक जो क्लास थी जो जिसमें मैंने आपको बताया था टो इन और टो आउट मैंने बताया था, और स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन साई के बारे में बताया था, और साथ में मैंने आपको कैस्टर और कैम्बर के बारे में बताया था। तो कैस्टर और कैम्बर के बारे में जो मैं बता रहा था उसमें एक जो ज्योमेट्री है वो छूट गई थी, वो है आपका टर्निंग रेडियस की ज्योमेट्री, उसको मेरे को आपको बताना था। तो इसमें होता है क्या है, जब कभी भी क्या है कि जब कार देखो ये पूरा पोजीशन शो कर रहा है ये, तो जब कभी कार जो है किसी कॉर्नर पे टर्न करता है तो देखा जाए तो व्हील जो होता है इनसाइड जो व्हील होते हैं, ये देखो ये इनसाइड व्हील है, वो मोर देन टर्न करता है आउटसाइड व्हील के कंपैरिजन में। इसके कारण इंक्रीज क्या हो जाता है कि इसमें जो डिस्टेंस है दोनों व्हील के बीच में जो फ्रंट व्हील के जो दोनों हैं एट द फ्रंट पर जो है उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो काफी इंक्रीज रहता है। तो एक्चुअल में ये जो पोजीशन है वो टू आउट की पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर जो होता है। तो अगर कभी देखा जाता है तो होता है क्या कि इफ द राइट और लेफ्ट जो फ्रंट व्हील है, जब दोनों अगर टर्न कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम अमाउंट पर, अगर सेम अमाउंट पर अगर टर्न कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में देखो ये अल्फा एंगल इधर बन रहा है आउटर व्हील का, और बीटा एंगल इधर बन रहा है इनर व्हील का। तो जब अगर जो दोनों हैं, अगर दोनों लेफ्ट राइट और लेफ्ट और राइट व्हील और फ्रंट लेफ्ट फ्रंट व्हील जो है दोनों अगर बोथ जो है एग्जैक्टली अगर सेम अमाउंट पे अगर टर्न करते हैं
एग्जैक्टली सेम अमाउंट में अगर टर्न करते हैं तो अल्फा ये एंगल है और ये बीटा एंगल दोनों इक्वल होगा, और दोनों का जो सेम टर्निंग रेडियस होगा, आपका जो R1 टर्निंग रेडियस है दोनों का यहाँ से लेकर के जो R1 रेडियस जो है वो इक्वल होगा और R2 रेडियस भी इक्वल होगा, सेम अमाउंट अगर टर्न करते हैं। पर ईच व्हील जो होते हैं वो टर्न होते हैं डिफरेंट सेंटर से। अगर ये R1 और R2 इक्वल है पर इन लोग का सेंटर जो है, इन लोग के रिस्पेक्ट में जो O1 और O2 है वो डिफरेंट होता है। स्मूथ टर्निंग वुड देयरफॉर बी इम्पॉसिबल हो जाता है इस सिचुएशन में। स्मूथ अगर ये एग्जैक्टली सेम टर्निंग रेडियस में अगर इक्वल होते हैं टर्न करते हैं तो स्मूथ टर्निंग जो होता है उस सिचुएशन में इम्पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द टायर, टायर के स्लिप होने के कारण। और रिजल्ट ये निकलता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द करेक्ट इन्फ्लेशन जो है जो प्रोसीजर हो रहा है और व्हील अलाइनमेंट के फैक्टर के कारण टायर में अनयूजुअल वियर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर स्लिपिंग जो होती है, जो अगर सेम अमाउंट ऑफ द रेडियस में अगर यहाँ पर टर्न करेंगे तो ये R1 R2 तो इक्वल होगा पर इन दोनों का सेंटर जो O1 और O2 डिफरेंट होगा अगर ये सेम अमाउंट में टर्न करते हैं तो उसके कारण यहाँ पर ये जो है आपका जो ये जो टायर जो है उसमें स्लिपिंग फिनोमेना होगी और अनयूजुअल वियर क्रिएट होगा। लेकिन टर्निंग रेडियस इन एक्चुअल कंडीशन में देखा जाए तो देखो ये एक्चुअल कंडीशन है, टर्निंग रेडियस इन द एक्चुअल कंडीशन में जो दिखाई दे रहा है इन एक्चुअल व्हीकल में, एक्चुअल व्हीकल के स्टीयरिंग लिंकेज में यहाँ पर मॉडिफाइड होता है। ये जो स्टीयरिंग लिंकेज में जो एक्चुअल जो आज के जो एक्चुअल जो होते हैं टर्निंग जो होते हैं वो उसमें स्टीयरिंग लिंकेज में ये जो होता है मॉडिफाइड होता है। और इस प्रकार से मॉडिफाइड होता है कि इनर रोड व्हील जो होता है वो मूव करता है, ज्यादा मूव टर्न करता है एज कंपेयर टू द आउटर व्हील के कंपेरिजन में। मतलब ये कहा जाए कि ये जो बीटा एंगल वो ग्रेटर देन होता है अल्फा एंगल के रिस्पेक्ट में, और ताकि ये इस प्रकार से मूव करते हैं कि टू अचीव द डिजायर्ड टर्निंग रेडाई को ये अचीव किया जा सके। इस सिचुएशन में बीटा एंगल ग्रेटर होता है और अल्फा एंगल लेस देन होता है। तो डिजायर्ड टर्निंग रेडाई अचीव होने के लिए और ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में दैट इज कॉल्ड टो आउट ऑन टर्न पर टो आउट कंडीशन होती है। और ये जो नॉर्मली होती है बिटवीन 2 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री के बीच में, ये जो नॉर्मली बिटवीन जो होता है इन लोग का जो गैप जो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। तो एक्चुअल टर्निंग रेडियस में जो होता है ये एक्चुअल टर्निंग रेडियस में जो आपका जो इस साइड का जो इनर फ्रंट व्हील होता है वो ज्यादा टर्न करेगा और जो आउटर फ्रंट व्हील होता है वो कम टर्न करता है। और इन दोनों के बीच में 2 से लेकर के 3 डिग्री के बीच का डिफरेंस होता है। ये एक्चुअल कंडीशन होती है। तो ये टर्निंग रेडियस इन द एक्चुअल कंडीशन है। और इसके पहले मैंने आपको कैम्बर बताया था, इसके पहले मैंने आपको कैस्टर बताया था, मैंने आपको साई बताया था, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन बताया था, और टो इन और टो आउट कंडीशन बताया था। ये टो आउट कंडीशन जनरेट होता है, ये भी मैंने आपको बताया टर्निंग रेडियस से कंडीशन पर। ये मेरे को आपको बताना था 5 प्रकार की ज्योमेट्री यूज होती है जब आप व्हीकल को ऑपरेट करते हो फ्रंट व्हील के लिए स्टीयरिंग हैंडल करने के लिए। तो आज की क्लास के लिए यहीं पर क्लोज करें। यस सर। तो क्लियर है आज की क्लास? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं क्लास को, और इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जिनको एग्जिट करना है वो एग्जिट कर सकते हैं और जिनको कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। ओके।